औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ रिज़्क़ का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the 21st lecture of power generation lecture, and we again continue the session by the scenario. In last lecture, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरह काम करता है, एटॉमिक रिएक्टर किस तरह काम करता है, और हमारे जो 2 लेक्चर मैं अभी करके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को समझने के हवाले से, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और देखेंगे सारी चीज़ें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। यहाँ तक कोई किसी के जहन में अगर सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल नहीं है किसी का? भैया जी पूछें, कोई सवाल है अगर आपका रुस्तम साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो आया ही अभी हूँ। खैर जी जी क्योंकि थोड़ा शहर साइड पे हूँ अपना जामा क्लास में, तो इस वजह से मैंने तो अभी ज्वाइन किया। अभी मैं फ्री होके बैठा था, तो इंशाल्लाह बाकी रिकॉर्डेड सेशन देख लूंगा। बाकी आगे जो पढ़ा रहे हैं वो मैं सुन लेता हूँ। जी जी इसको जो 2 हमारे लेक्चर इससे पहले हुए हैं 1920 में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कीम को समझने के लिहाज से, और उसमें मैंने तफसीलन बहुत सारी बातें वाशगाफ करी हैं एटॉमिक रिएक्टर के हवाले से, एटॉमिक बॉम्ब के हवाले से, हाइड्रोजन बॉम्ब के हवाले से। आजकल बम बड़ा बड़ा पढ़ाया है मैंने, कैसे बम बनता है, बम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बम को समझते कैसे हैं, ये चीज़ें बड़ी बताई हैं मैंने 2 सेशंस में। तो ये मजाकन कह रहा था मैं, तो ये क्योंकि उसका पार्ट होता है तो उसको अच्छे पर्पस के लिए और दूसरे पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया था उसमें, तो वो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जो सेशन है मैंने तफसीलन बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें डिस्कस करी हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरेटर के बाद हमारा एक लगा हुआ होता है ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप अप करता है वोल्टेज को, क्योंकि जनरेटिंग वोल्टेज जो हमारे हैं वो 11 केवी या 22 केवी होते हैं, जिनको स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर के ज़रिए, और उसे 11 केवी या 22 केवी से 500 केवी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाय द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये स्कीम ऐसे भी होती है, ये डायरेक्टली अगर आप स्टेप अप नहीं कर सकें तो पहले 11 या 22 केवी जो आपको इस एंड पे मिल रहे हैं उसको आप स्टेप अप करें 132 केवी के अंदर, और फिर 132 केवी से दोबारा स्टेप अप करें उसे 500 केवी में। अक्सर और बेशतर ये स्कीम्स भी उसमें बताई जाती हैं जिसके मुताबिक आप इसे फुलफिल करते हैं। तो फर्दर मोर जब आप स्टेप अप कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से ट्रांसमिट करते हैं और नेशनल ग्रिड को यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। इससे प्रीवियस सेशन में मैंने ये भी बताया था कि कैनप्स 1 जो हमारा यूनिट है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो प्रोवाइड की जाती है नेशनल ग्रिड को। नेशनल ग्रिड फिर ये तय करता है कि जैसे कराची को कितनी देनी है, बाकी सूबों को कितनी देनी है, बाकी शहरों को कितनी देनी है, तो नेशनल ग्रिड ये चीज़ डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी आईपीपी या गवर्नमेंट का इदारा पैदा करता है उसके लिए लाजमी ये है कि वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी दे नेशनल ग्रिड को। नेशनल ग्रिड फर्दर फिर ये तय करती है कि किस किस इलाके को, सूबे को कितनी कितनी सप्लाई चाहिए उसके रिक्वायर्ड लोड के मुताबिक, और फिर वो पैदावारी सलाहियत, पैदावारी लागत यूटिलाइजिंग लेवल पे इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, वरना हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, तो हम इसे अब आगे लेके चलेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका होता है,
फर्दर उसकी बात अगर आप करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑल्दो controversial procedure, approximately 17% of the world's electricity was generated by nuclear power plant. अच्छा, कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आपके न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल ना किया गया तो इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये पूरा का पूरा रिएक्टर फट जाता है, और जब एक एटॉमिक रिएक्टर फटता है तो उससे पूरे शहर को, एक छोटे शहर को बहुत बड़ा नुकसान होता है, पूरा पूरा शहर इसकी लपेट में आ जाता है। तो इसीलिए जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट है या आपकी एक लोकल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके भी कुछ रिजर्वेशन हैं कि मुल्क में और शहरों में जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कम होने चाहिए, क्योंकि इससे कंट्रोल करने के प्रोसेस पे अगर सही तरीके से डील ना किया गया तो इसका नुकसान भी बहुत बड़े जाली और माली नुकसान का जानी और माली नुकसान का हो सकता है। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, और मैंने तफसीलन अपने अपने प्रीवियस 2 सेशंस में भी इसके हवाले से काफ़ी डिटेल बताई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो एटॉमिक रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। 17% जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से। There are over 400 nuclear power plant although in the world of the course of or those 100 in USA। इनमें से 100 जो हैं वो सिर्फ 400 में से 100 जो है वो अमेरिका के पास है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Many countries develop the nuclear power for their electricity। अच्छा, अब यूएसए ने 100 लगाए हैं, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो मेरे ख्याल में जर्मनी या अमेरिका के पास आई थी सबसे पहले, और पाकिस्तान वो वाहिद एक मुस्लिम स्टेट है जिसके पास इन 400 कंट्री में से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो एक वाहिद पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है। Many countries depend on the nuclear power of their electricity supply, some more than others. For example, France is reputed to generate electricity approximately 75% of its requirement from nuclear power plant। फ्रांस जो है वो 75% अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। फ्रांस के बारे में सब जानते ही होंगे, अभी फ्रांस की प्रोडक्ट की बाइकआउट हुई भी है वगैरह वगैरह। एंड यूएसए अबाउट 15%, और यूएसए जो है वो अपनी पैदावारी लागत का सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है दुनिया में वो यूएसए में पैदा होती है, यूएसए में, ठीक है। इनमें चाइना का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन यूएसए में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और 15% जो है यूएसए का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए कवरेज होती है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ऊपर है। 3 गॉर्जेस डैम हमें याद है, वो 35,000 मेगावाट का सिर्फ, या शायद 32,000 मेगावाट का सिर्फ एक डैम है चाइना के पास। तो the use of nuclear power plant is strategic and economic necessity for the world to maintain future power production। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्निक जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की वो ज़्यादा असेंशियल क्यों है बनिस्बत दूसरे तरीकों के? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कन्वेंशनल तरीके से, थर्मल पावर प्लांट में जिस तरह हम रिसोर्सेज को जला के बिजली और ज़ाया करके बिजली पैदा करते हैं, उसकी बनिस्बत न्यूक्लियर पावर प्लांट और ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो हम सब जानते हैं कि उससे पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट उससे नहीं हो पाता, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो कि, और आपको कोयला हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया और गैस हो गई, ये सारे ज़खायर आपको या तो अपने मुल्क के इस्तेमाल करने पड़ते हैं या फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इससे आप जब महंगा तेल खरीदेंगे, महंगा कोयला इस्तेमाल करेंगे, और जो कि गैस आपके पास वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं, मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा गैस वैसी नहीं आ रही होती घरों के अंदर, तो ये पावर प्लांट को भी गैस देना ज़रूरी है। तो ये रिसोर्सेज हम जला के ज़ाया कर रहे हैं, बिजली तो पैदा हो रही है जाहिर सी बात है, लेकिन एक टाइम पे आके ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलावा कोई सहारा नहीं होगा जब तक यूरेनियम या फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास है। फ्यूल ऑफ पावर प्लांट जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, जो आपका प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, और रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, ये भी उसमें आते हैं, लेकिन बाकियों के मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन में मशहूर जो है प्लूटोनियम, यूरेनियम है। प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब और दीगर ये मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरेनियम प्योरली एटॉमिक बॉम्ब और
क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फिजन कंट्रोल चेन रिएक्शन में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो स्ट्रेटेजिक रीजन ड्यू टू द ऑयल रिजर्व, जितने भी ऑयल रिजर्व हैं आपके पास, जितने भी ऑयल के ज़खायर हैं, विल टोटली कंज्यूम इन टाइम, वक्त के साथ साथ ये सारे के सारे ज़खायर आपके पास कंज्यूम होते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। एन ऑल्टरनेटिव एफिशिएंट सोर्स ऑफ पावर मस्ट बी इस्टेब्लिश, तो उसके नतीजे में आपको एक ऐसा सोर्स डेवलप करना ज़रूरी है जो एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो और उससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना हो। अच्छा, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने के नुकसानात क्या हैं हमारे, अब इसको ज़रा समझें कि जब हम थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं, उसमें कोयला, गैस और फर्नेस ऑयल, इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जला के बिजली पैदा करनी है। काफ़ी जगहों पे हमारे कोयले के हैं, काफ़ी जगह गैस के हैं, काफ़ी जगह फर्नेस ऑयल के हैं। जब इनको जलाते हैं तो इनसे धुआं और पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो कोई बताएगा कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब हम एनवायरनमेंट को जो इतना कार्बन इमिशन इसमें पैदा कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान है, मतलब हमें। सर ओजोन लेयर खत्म हो रही है सर हमारी, और सर ऑक्सीजन के या दूसरे मसाइल वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आप सही कह रहे हैं, ओजोन लेयर हमारी डैमेज हो रही है। और इसके अलावा ये तो, और ओजोन लेयर जब हमारी डैमेज होगी तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो कि डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएगी, तो वो कॉज ऑफ स्किन कैंसर, स्किन डिजीज और दीगर बीमारियों का बाइस बनेगा। और ख़ास तौर पे जब हमारी ओजोन लेयर वीक होगी तो सन की जब अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, उससे गर्मी और दीगर चीज़ें भी आएंगी। तो हमारे जो ग्लेशियर्स, तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो ज़मीन के ऊपर पानी है वो 3/4 है, और उनमें से 1/4 जो है वो खुश्की है और 3/4 में पानी है। और इनमें से बहुत सारा पानी वो है जो बर्फ की सूरत में है। अगर ये सारा बर्फ का पानी, बर्फ जो है पिघल के पानी बन जाती है, तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? यानी आपका जो चौथाई हिस्सा है वो भी पानी में डूब जाएगा, और फिर आपके पास इतना पानी हो जाएगा कि आपके पास खुश्की के जराए नहीं होंगे, जगह नहीं होगी। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि आप ओजोन लेयर को बर्बाद ना होने दें, और जितना ज़्यादा हद तक हो सके कार्बन के एमिशन को कम करें। आपको पता है माहौलियाती आलूदगी, कचरा जलाना, घरों के इर्द गिर्द कचरा जलाना, जितने भी ये जहाँ पे कचरा उल्टाया जाता है, फ्रेंचिस पॉइंट जो होते हैं, उन सारी जगहों पे कचरा जलाया जाता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। जितनी भी ये जो किसान है अपनी फसलों को जलाते हैं, स्मोक्स देखें कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस कचरा जलाने में, फसलें जलाने में, और इनके नतीजे में एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री है, जो भट्टे लगे हुए हैं जिसमें जहाँ ईंटें बनती हैं लाल वाली, और वो हमारी इंडस्ट्री जो कि सीमेंट बनाने की है, और पावर फैक्टर जो कि थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में एक अच्छा खासा कार्बन इमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। और जिस तरह रज़ा साहब ने बताया कि जितनी ज़्यादा कार्बन इमिशन हम करेंगे उससे ओजोन लेयर उतनी ज़्यादा हमारी वीक होगी, और जितनी ज़्यादा ओजोन लेयर हमारी वीक होगी उतनी ज़्यादा सन की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ के ऊपर आएगी, हीट भी आएगी, जिसके नतीजे में हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सुनामी, सैलाब और दीगर चीज़ें हमारे इलाकों में आती हैं। और जितनी ज़्यादा आप, आखिरी पॉइंट पे मैं कह के ये टॉपिक ख़त्म करूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा याद रखें कि आप ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे, जिसके नतीजे में आपका हर साल 1 डिग्री पर एयर टेम्परेचर राइज हो रहा है। यानी जो टेम्परेचर या गर्मी का लेवल आप देखें पिछले सालों में इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन कार्बन इमिशन और ओजोन लेयर को डैमेज करने के नतीजे में हमारी जो टेम्परेचर है ओवरऑल ग्लोब का, वो 1 डिग्री राइज हो रहा है, हर साल 1 डिग्री राइज हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कार्बन इमिशन मजीद सालों में बढ़ाते गए, तो हमारा पर डिग्री टेम्परेचर राइज होता जाएगा, और हमारे वो पानी जो बर्फ की सूरत में, ग्लेशियर्स की सूरत में जमा हुआ है, वो सब पिघलने लगेगा। और जब वो पिघलेगा तो वो सब पानी की वाफिर मिकदार बनेगी, और उसके नतीजे में सैलाब आएंगे और सुनामी का और वाटर लेवल का जो
वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इन सब से हमें नुकसानात हैं। तो इसीलिए आप अगर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया उससे पैदा कर रही है, ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपको सस्टेनेबल सप्लाई मिलती है उसके ज़रिए से, और जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस उसका बना हुआ है। लेकिन जिस दिन ये आपके पास कोयला, गैस और फर्नेस ऑयल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन तो ये ख़त्म होना ही है ना, उस दिन आप क्या करेंगे तो जहन में रखें। तो एक उसमें सोल्यूशन ये है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्तेमाल करें, जिसके नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी नहीं बैठेगी। अब मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ भाई, उसकी बात बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज़ मैंने यहाँ जिक्र की थी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सीक्स ₹8.85 पर यूनिट फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक। जो अभी कैनप 2 की इनॉग्रेशन हुई है सितंबर 2020 या नवंबर 2020 में, तो उसमें जो कैनप 2 के ज़रिए इनॉग्रेशन हुई है, आपको उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पर यूनिट तकरीबन पौने 9 रुपए का फी यूनिट पड़ रहा है, और अगले 40 साल तक मिलेगा आपको ये। तो क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है आपके मुताबिक? जी रजा साहब, ये बकायदा डॉन की न्यूज़ है, 17 दिसंबर, एंड टुडे इज द 17 दिसंबर। सॉरी, न्यूज़ तो ये आई थिंक शायद पुरानी है, लेकिन 2017 की है, ये वाला है। तो बहरहाल कैनप के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, वो हमने ये डिस्कस कर लिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली पैदा हो रही है वो थर्मल के मुकाबले में सस्ती पड़ती है आपको, क्योंकि फ्यूल आपको जस्ट यूरेनियम लाना है, बाकी आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें जिसको आपने इस्तेमाल करना है। वो टेक्नोलॉजी मैं अभी अपने प्रीवियस 2 सेशन में कंप्लीट तरीके से आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए ये कदरे बेहतर है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, लेकिन उसकी फिर, क्योंकि आप जितने भी देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट वो सारे के सारे सिक्योरिटी सर्वेलेंस के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पाकिस्तान आर्मी के अंडर सुपरविजन में है वो। तो वो सारी सेफ साइड है, कंट्रोलेबल वे में है, और उससे काबिल लोग रन करते हैं। तो उसके बिहाफ पे हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो कंट्रोलेबल वे में। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से कंट्रोलेबल वे में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ और सिक्योरिटी सर्वेलेंस अच्छी रखी जाए, तो आप थर्मल पावर प्लांट से जल्द नुकसान हासिल कर लेंगे। ओजोन लेयर आपके पूरे एरिया या पूरे कंट्री में ग्लोबली आप काफ़ी हद तक उसको डैमेज करने से बचाएंगे, और इससे आपका एनवायरनमेंट भी सेव रहेगा। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। सर ये अगर हम यूरेनियम के इतने प्लांट लगाएंगे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो सर यूरेनियम की मिकदार इतनी दुनिया में है ही नहीं, तो उससे क्या करेंगे फिर? खत्म हो जाएगी ना एक दिन तो। आप ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब तक यूरेनियम का फ्यूल है, एटलीस्ट अभी जैसे बताया अगले 40 साल तक आप अगर उसे देखें, मैं अगेन रिपीट दिखाऊँ आपको न्यूज़ के अगले 40 साल से, इन 40 साल अगर हम यूरेनियम को इस्तेमाल करें, इसका मतलब 50 साल का फ्यूल तो अवेलेबल है ना दुनिया में यूरेनियम का, फिलहाल अगर इस न्यूज़ के ऊपर हम जाते हैं तो, ठीक है। तो 40 साल पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल रहा है, तो अगले मेरे हिसाब से अगर दुनिया में देखा जाए 100-200 साल का फ्यूल तो यूरेनियम का है। और ऐसा नहीं है कि यूरेनियम के और बाय प्रोडक्ट भी होंगे, और इसके अलावा भी इस दौरान कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप 40 साल मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करते, बल्कि थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, तो रजा साहब मुझे ये बताएं कि 40 साल अगर आप पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से, तो आप कितना पोल्यूशन 40 साल में पैदा कर देंगे? सर इसके बदले हम सर विंड टरबाइन या कुछ और लगा दें सर, उससे सर माहौलियात भी नहीं बिगड़ेगी और सर बिजली पैदा होती रहेगी। ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन मसला ये है कि विंड टरबाइन वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर हमारे एयर के चैनल्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे विंड चैनल अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे विंड चैनल हर जगह अवेलेबल नहीं होते। और मसला ये है कि ये टेक्नोलॉजी पे हर कोई इन्वेस्टर जो है अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और दूसरा आपके पास इतने ज़्यादा बड़ी जगहें नहीं है कि आप उसमें 1100 मेगावाट के प्लांट्स तक लगा सकें।
या 330 मेगावाट के प्लांट लगा सकें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड चाहिए। आप ये सोल्यूशन बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक एज अ बाय सेफ साइड अगर हम रखें तो वो कन्वेंशनल तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है और इससे इन्वायरमेंट ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम विंड और सोलर की तरफ जाएं तो इनकी लाइफ और इनकी रेपुटेशन, इनकी मेंटेनेंस, इनकी क्या कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, वो थोड़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि आपको वो भी बेयर करनी पड़ेगी। और आप इतने बड़े पैमाने पे विंड टर्बाइंस और सोलर के सिस्टम्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए और मल्टीपल वो चीज़ें चाहिए। उसमें इन्वेस्टर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्ट करेगा पैसा, और उसका पैसा वहाँ फंसा रहेगा। अगर एक बहुत बड़ा प्लांट छोटी सी जगह पे लगा लिया जाए, छोटा प्लांट जो कि 1100 मेगावाट का हो, मिसाल ले लें, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी आपको छोटी जगह से मिल रही है, इन्वेस्टर ने पैसा एक जगह लगाया हुआ है तो उसको एक जगह से पैसा वापस उसको मिल जाएगा। लेकिन सोलर सिस्टम और विंड सिस्टम जो है वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे लगाने पड़ेंगे आपको। एक बहुत बड़ा 340 मेगावाट जंभीर में जो लगे हुए हैं वो इतने ज्यादा रेटिंग के नहीं है, और जंभीर में देखें तो बहुत सारे विंड टर्बाइन है, तो आपको एरिया बहुत बड़ा चाहिए उसके लिए। फिर उसकी सिक्योरिटी सर्वेलेंस, फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर उसके प्रोटेक्शन, और जो बहुत सारी मजीद फैक्टर्स हैं, विंड चैनल खास तौर पे। और दूसरा ये कि आपका क्या कहते हैं पूरे साल सूरज चमकना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। सोलर सिस्टम्स के ज़रिए से हवा हर वक्त नहीं चलती, कभी रुक भी जाती है। तो फिर वहाँ क्या करेंगे जब अगर आपकी हवा कम हो गई या ख़त्म हो गई? वहाँ क्या करेंगे जब आपकी सूरज की रोशनी कम हो गई या सूरज कभी निकलता ही नहीं है अबरल मौसम में, उस दिन आप अपने मुल्क को कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये वो फैक्टर हैं जिसमें इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हुए दिक्कत महसूस करता है। लेकिन ये सोल्यूशन ज़रूर है, ऐसा हो भी तो रहा है। कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है, इसके अलावा जंभीर में हमारा एक अच्छा खासा लगा हुआ है प्लांट, और ये जनरेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये याद रखें। ये ज़रूर है लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। यहाँ तक होपफुली रजा साहब मैंने आपका जवाब दे दिया होगा क्यूरी का। कोई और डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो मुझसे पूछें, मैं आप लोगों के सर लिए फिर डैम डैम क्यों नहीं बनाते सर? डैम से तो पानी बच जाएगा, क्योंकि सर वो टरबाइन लगेंगे तो उससे तो सर बिजली पैदा होगी ना, तो उसमें इतना खर्चा नहीं है सर फिर। देखिए, डैम के लिए डैम का पूरा मैंने प्रोसेस, और इतनी मेरी प्रीवियस लेक्चर 19 तक हैं वो सब मैंने डैम के बारे में बताया। आप उस वीडियोस को दोबारा देखिएगा, मैंने उसमें यही चीज़ बताई थी। कि डैम के ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, डैम के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और एक डैम कम से कम 5 से 8 साल में फंक्शनल होता है। उसके लिए आपको इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक और 3-4 ऐसे इदारे हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक डैम बना लें। अभी जो हमारे 3 डैम बन रहे हैं, भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दियामीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, एक और डैम भी है मुझे याद नहीं आ रहा, वार्षिक डैम भी उसमें है। तो ये हमारे डैम आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, लेकिन एक डैम की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कॉस्ट होती है, इवन आप लोन लेके बनाते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है डैम बनाना। और दूसरा, डैम अगर बन जाता है तो उससे बिजली फिर मुफ्त मिलती है आपको। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मफादात होते हैं इसमें, क्योंकि भाई अगर मैं डैम बना लूँगा तो पैदावारी लागत पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि सब जगह बिजली आ जाएगी, तो सियासत नहीं कर सकूंगा ना मैं फिर बहुत सारी जगहों पे। समझ रहे ना इस बात को, कि बहुत सारे जी ऐसे सर। इलाके हैं जहाँ पे वो नहीं है, पानी नहीं है, साफ पानी। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सियासतदान हूँ, वहाँ आता हूँ मैं, और वहाँ आके मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें पानी भी दूंगा, मैं तुम्हें बिजली भी दूंगा, रोजगार भी दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। आप उनको उसके झांसे में आते हैं, वोट लेता है, 5 साल वो गायब हो गया। आपने तो दिया था अपनी रिसोर्सेज लेने के लिए, जो आपका हक है बाकायदा बुनियादी। अब आपने अब आपकी ना तरक्की उससे हो रही है, ना डेवलपमेंट हो रही है, और आपने उससे वोट भी दे दिया है, और ना उसने डैम बना के दिया आपको, जिससे
मुल्की पैदावार लागत बिजली की बनती। तो इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा है। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, अगर वो डैम बना देगा तो वो अगली बार किस चीज पे आगे वादा करेगा भाई 5 साल बाद, समझ रहे हैं? ना वो आपको खाना दे रहा है, ना वो आपको तालीम दे रहा है, ना वो आपको रोजगार दे रहा है, और बिजली तो आप सोचे ही ना, मतलब पानी भी नहीं मिल रही। तो जब बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है कि आप एजुकेट ही नहीं होंगे, और जब आप एजुकेट ही नहीं होंगे तो आप सिर्फ वोट उस आदमी को ही देंगे जो आपसे वादा करके जाएगा 5 सालों का, और अगले 5 सालों में वो कुछ भी नहीं करेगा, और उसके बाद आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो हमें इसीलिए वोट देख के देना पड़ता है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे निशाना बनाकर आप उसमें ये देखें कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। डैम केपीके में ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसा नहीं है सिंध में डैम नहीं बन सकता, सिंध में भी डैम बन सकता है, पंजाब में, लेकिन अभी आप देखें केपीके में बन रहा है क्योंकि वो जरा ऊपर के पहाड़ों पे से पानी आता है, फिर यहाँ से इंडस रिवर के होते हुए जो दीगर बैराज हैं, इंडस रिवर को वो भी दरिया सिंध भी कहता है, तो ये बहता हुआ जब आता है तो यहाँ पे भी डैम के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, रिजर्वायर डेवलपमेंट बहुत सारी चीजें लग सकती हैं भाई। कराची सर्कुलर रेलवे भी तो चली गया ना, कैसे चल रहा है टकटक टकटक, जितनी भी सारी कब्जा हुआ था सब तोड़ ताड़ के सब सही कर दिया है। सिर्फ एक स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया था कि कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इतनी जल्दी काम हो गया कराची में, कराची सर्कुलर रेलवे का। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल हम अपने बैक टू द लेक्चर के ऊपर आते हैं और उससे बात करते हैं। इसीलिए डैम अगर बन जाते हैं तो मैं बिजली दे दूंगा लोगों को, शऊर आ जाएगा लोगों में, वो अपना लीडर अच्छा चुन सकते हैं, और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारा लीडर क्या कर रहा है, हमारे लिए हमारे लीडर ने कौम बनाने के लिए या जो भी चीज़ है वो करने के लिए हमने जिसको वोट दिया था, क्या उसने हमें बिजली दी, क्या उसने हमें सारी रिसोर्सेज दी, क्या हम अभी वहीं पे ही खड़े हुए हैं या नहीं? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे आदमी को वोट क्यों देंगे आप? तो फिर आप याद किसी किसी नए बंदे को देखें या फिर किसी, अच्छा वोट ना देना तो बिल्कुल गलत चीज़ है, वोट देना ज़रूर चाहिए लेकिन देख के देना चाहिए। तो बहरहाल अगर डैम बन जाते हैं तो मसले हल हो जाएंगे, बिजली आपको फ्री बैठेगी, आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज को बाय नहीं करना पड़ेगा। कोयला आपको पता है बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मफादात होते हैं। गैस कभी नहीं होती तो आपको ईरान से इम्पोर्ट करनी होती है, इराक से तेल लेना होता है, और ईरान तो तेल भी देता है आपको, गल्फ कंट्रीज हैं आप उनसे लेते हैं, अरब कंट्रीज से तेल लेते हैं। तो इसमें आपकी पैसा खर्च होता है ना, वो सारा पैसा अगर आप सोच के इस्तेमाल कर लें डैम बनाने के अंदर तो आपको बड़ी सस्ती बिजली पड़ जाएगी। मेरे ख्याल में राजा साहब आप को समझ आ रही होंगी सारी बातें, जो आपने सवाल पूछे थे यहाँ तक वो फुली वो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। Yes, sir. कोई और मजीद किसी का सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज जनरेटेड यूजिंग यूरेनियम which is the metal mined in various parts of the world. Some military ships and submarines have nuclear power plants for engines. कुछ सबमरीन और शिप्स के अंदर भी, सबमरीन के अंदर सबमरीन्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है और मिलिट्री शिप्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी है, इंजन्स में ख़ास तौर पे। लेकिन ये एक थोड़ा ख़तरनाक सा सोल्यूशन है, बजाय से कन्वेंशनल तरीके से उसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप इस्तेमाल कर रहे हो न्यूक्लियर फ्यूल को। न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसेस अराउंड 11% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल विदाउट द पोल्यूशन एंड डिडंट गेट फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, और उससे आपको कोई फॉसल फ्यूल्स भी जलाने नहीं पड़ते। तो ये वजह है कि हम क्यों इस्तेमाल करेंगे इस तरह की सिस्टम को, और उसकी वजह ये है क्योंकि एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा सेव रहेगा इससे। अच्छा, जिस तरह हर कोई मेरी बात से इत्तेफाक ना करे लेकिन मैंने उसके रीज़न अपने बिहाफ पे ये दिए हैं कि आप का यूरेनियम भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है रजा साहब ने बताया, लेकिन ये याद रखें कि आपकी जो विंड टर्बाइन है उसे लगाने के लिए बड़े पैमाने पे आपको विंड चैनल रिक्वायर्ड है, इतना बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है, और दूसरा सोलर के लिए भी आपको दिन की रोशनी में तो मिलेगा
और दूसरा अगर अबर आलू मौसम हो तो उस दिन आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। फिर दूसरा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी भी इन्वॉल्व इसमें होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। हम अगली स्लाइड पे आते हैं और अजान हो रही है, थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं, 1-2 मिनट का ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं फर्दर। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो? रजा, शहजाद तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हाउ इट वर्क्स, द मेन बिट टू रिमेंबर, न्यूक्लियर फिजन होना जरूरी है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। हीट वाटर टू मेक स्टीम, हीट चाहिए जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे। स्टीम बर्न्स टर्बाइन्स, स्टीम जो है वो टर्बाइन को फर्दर रन करता है। टर्बाइन टर्न्स जनरेटर, टर्बाइन से जनरेटर चलता है और देन ट्रांसफार्मर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन से आपको मिल जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से हासिल होगी। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वर्क इन pretty much the same way as fossil fuel burning stations, except that a chain reaction inside a nuclear reactor makes the heat instant। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काफ़ी हद तक ऐसे फॉसल फ्यूल बर्निंग स्टेशन जो है इन सब से आप बचे रहते हैं, और जो चेन रिएक्शन है आपका इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर वो फुलफिल होता है, जिसके नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी के नतीजे में जो पानी हैवी वाटर का होता है उससे भाप बनती है। उस स्टीम से आप सुपर हीटेड स्टीम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस सुपर हीटेड स्टीम से आप टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन कपल होती है एक कपलर के जरिए, जिसे प्राइम मूवर कहते हैं। वो जब जनरेटर आपका चलने लगता है तो उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके कनेक्ट होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपके नेशनल ग्रिड को वहां से मिल जाती है। दिस इज द होल प्रोसेस दैट वी आर डिस्कसिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए जी, मैं इसे रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, the pursuit of nuclear energy for electricity generation began soon after the discovery in early 20th century. The radioactive elements such as radium, रेडियम उसमें होता है एक, तो रेडियम किसी ने देखा है? रेडियम जो है वो एक ग्रीनिश टाइप का सब्सटेंस होता है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है लेकिन वो कोई नुकसानदेह या टॉक्सिक का बाइस नहीं है। तो ये रात के टाइम जो है वो चमक रहा होता है अंधेरे में, रेडियम सब्सटेंस वो होता है। रिलीजिंग इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज द आइंस्टाइन्स theory about special and general theory of relativity with the postulate of E is equal to mc square. However, means the harnessing such energy was impractical because intensively radioactive elements were by their very nature short lives, high energy release in the corrected with the short half lives। अच्छा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं उनकी शॉर्ट हाफ लाइव्स होती हैं, जिन पर वो अपनी
आधी क्वांटिटी फर्दर खर्च करता है, फिर अगले उसकी हाफ लाइफ, अगली की हाफ लाइफ निकाली जाती हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि टोटल सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ्स हैं कि पहले कितने में हाफ्स होगा, देन एयर में, फिर दूसरे कितना हाफ होगा, देन अगले आने वाले 5 सालों में, एंड देन फिर वो 5 सालों में जितने भी उसके हाफ लाइफ्स के एयर बनते हैं कि वो जैसे 5 हाफ लाइफ्स है ना किसी की, 5 हाफ लाइफ्स, इसका मतलब ये होता है पहले इतने साल में वो जाके इतना हाफ हो जाएगा, और इतने साल बाद जाके वो इतना हाफ हो जाएगा, और आखिरी हिस्से में वो पूरा वैनिश हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का होता है। However, the dream of the harnessing atomic energy was quite strong, even it was dismissed by such fathers of nuclear physicists like Ernest Rutherford as moonshine. The situation, however, the change in 1930s, the डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। हेनरी क्यूरी ने शायद प्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था एक फीमेल ने, और उसने इस पे काम किया था, और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर काम करते करते ही उससे कैंसर हो गया, और वो जो इसको डिस्कवर किया था, जिसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वो खुद इसकी वजह से मर गई। Nuclear power plant in Pakistan. Now we're discussing about the same thing that we already discussed in some of the scenarios. In Pakistan, nuclear power makes a small contribution to total energy production and requirements. Total energy production के मुकाबले में जो nuclear power plant है वो अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में, supplying only 2.34% out of 100 of the electricity generation of electricity. It covers only 2.34% of the total generation of electricity. That is really a strange thing. The total generation capacity is 20 gigawatt. And in 2006, 98 billion kilowatt hours gross was produced, 37% of it from gas and 29% from oil. तो ये सिर्फ इतने बिलियन आप खर्च करके 2016 तक की रिपोर्ट है ये कि 37% जनरेट करते हैं आप गैस को जला के, ठीक है, जो आपके नेचुरल गैस है, जो ज़खायर हैं आपके गैस के, और 29% फर्नेस ऑयल को जला के आप बिजली पैदा करते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है इसमें। तब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, दैट इज वी कॉल्ड, एक बहुत अहम इदारा है और अजीम इदारा है जो कि PAEC कहलाता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिसर्च एप्लीकेशंस इन द कंट्री। तो ये एक जिम्मेदार किस्म का एक इदारा है जो कि की जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है, और इसमें रिसर्च एप्लीकेशंस क्या क्या प्रोड्यूस हो सकती हैं। रजा साहब ने एक सवाल किया था कि न्यूक्लियर फ्यूल भी ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो इनकी PAEC में एक रिसर्च एप्लीकेशन की टीम भी अवेलेबल है जो कंट्री में ये चीज़ भी देखती है कि पाकिस्तान में यूरेनियम के ज़खायर हैं या नहीं है, या किन इलाकों में इसकी दरियाफ्त हो सकती है, या पाकिस्तान में तो बहरहाल शायद न्यूक्लियर अवेलेबल नहीं है यूरेनियम, उसे इम्पोर्ट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हिसाब से। अच्छा, हम आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर। फिर इदारा ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और फिर इसके अंदर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो इदारे हैं वो इसके अंदर आते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज स्मॉल, सबसे छोटा था, जो कि 125 मेगावाट का था। कैनेडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो PHWR होता है, विच स्टार्टअप इन 1971 में स्टार्ट हुआ, और एंड विच इज अंडर इंटरनेशनल सेफगार्ड्स कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर कराची हॉक्स बे, विच इज ऑपरेटेड एट रिड्यूस पावर। और अब जो है, क्योंकि इसको तकरीबन अच्छे खासे साल होने वाले हैं और इसका जो ऑपरेशन है वो तकरीबन आधी हो चुकी है, ठीक है, तकरीबन आधी हो गई है। अच्छा, यहाँ हमारा सेशन ये एंड हो रहा है, हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेस देन अ मिनट रह गया है। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें, नहीं तो हम उसी लिंक से दोबारा ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट के फर्दर प्रोसेसेस को और इसकी फर्दर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी मेरे भाई के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा, रिमाइंड कर दूंगा, और कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन